आपने दंगल फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें हीरो जो सलमान खान होता है, जब अपने प्रतिद्वंदी को यानी सामने वाले विरोधी पहलवान को जब हराता है, तो हराने के बाद में उसका हाथ जोड़ता है। जो प्रतिद्वंदी उससे हार जाता है, उसके आगे वह हाथ जोड़कर खड़ा होता है और उससे क्षमा मांगता है। लगता है ये सब फिल्मों में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उसी में एक घटना के अंतर्गत एक सीरियल किलर, जिसको केवल इतना याद है कि उसने लगभग 11 हत्याएं की हैं, जो उसको याद हैं। जो याद नहीं है वो कितनी है उसे नहीं मालूम, लेकिन जो भी वो हत्याएं करता था, हत्या करने के बाद में उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगता था। उस मारे गए व्यक्ति से वो कहता था कि उसका इरादा उन्हें मारने का नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे मारना पड़ रहा है। यह फिल्मी कहानी नहीं, एक हकीकत है और घटना पंजाब के होशियारपुर की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात, एक सीरियल किलर की कहानी कि किस तरह से उसने 11 खून किए और पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी। उसकी सिर्फ एक गलती उस पर भारी पड़ी, जिसके कारण वह पकड़ा गया। कहानी में बने रहें, पूरी कहानी को विस्तार से बताऊंगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा बच्चा जो कि पंजाब के होशियारपुर जिले के चौड़ा गांव का निवासी बच्चा छोटा होता है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर होता है, स्कूल जाता है, अन्य बच्चों की तुलना में उसका मन पढ़ाई में कम लगता है। इस बात से लेके उसके जो माता पिता होते हैं उससे नाराज भी रहते हैं। आए दिन उसको बचपन से ही ताना मारा करते हैं। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगता है, इंटर कॉलेज में जाता है, वहां पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई में वो वैसा ही कमजोर होता है। घर में चूंकि उस पढ़ाई में कमजोर होता है, तो पिता जो अमूमन ताना दिया करते थे, तो उनके ताने से वो नाराज रहने लगता है। तो पैसा कमाने के लिए अब उस गांव को छोड़ के बाहर जाना चाहता है। कुछ दोस्तों से बात करता है, कुछ लोगों से बात करता है, जो लोग उसमें विदेश में रह रहे होते हैं उनसे बात करता है। धीरे से अपना पासपोर्ट बनवाता है और लोगों के माध्यम से वह दुबई निकल जाता है। दुबई जाकर वह नौकरी करता है। दुबई में नौकरी करने के समय वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो पैसा जो घर बेचता है, उससे जो उसके गांव में उसके घर वालों पर जो कर्जा होता है, वो कर्जा उसके पिता समाप्त करा लेते हैं। मकान जो टूटा फूटा बना होता है, मकान को अच्छा बनवा दिया जाता है। कुल मिला के वो सभी व्यवस्थाएं जो घर पे होती हैं, वो सब व्यवस्थाएं वो कर देता है। बीच में वो जब गांव आता है, तो उसके पिता सोचते हैं कि उन्हें इसकी शादी करा दी जाए, और एक अच्छी सी लड़की को देख कर उसके साथ में उसकी शादी करा दी जाती है। शादी के कुछ दिन बाद वह फिर दुबई चला जाता है पैसा कमाने के लिए। दुबई में जब उसका मन नहीं लगता है, तो दुबई से वह कुवैत चला जाता है। दुबई और कुवैत के बीच में वो धीमे धीमे कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो कि समलैंगिक होते हैं, यानी गे होते हैं। उन लोगों के संपर्क में आने के बाद में उन लोगों के तरीके से क्रियाकलाप करने लगता है, अनैतिक संबंध वहां बनाने लगता है, जिस बाबत उसको वहां पैसे भी मिलने लगते हैं। अब उसे इस काम में पैसा और आनंद दोनों मिलने लगते हैं, तो वह काम करने लगता है। बीच बीच में अपने गांव भी आता जाता था। इसी बीच में वह एक लड़की और एक लड़के का बाप बन जाता है और दुबई और कुवैत आता जाता रहता है। अब उसे कुवैत में ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है जो कि समलैंगिक होते हैं, जो कि आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में उसको पैसे भी देते हैं। वो धीरे धीरे ऐसी संस्थाओं के लिए काम करने लगता है। इधर बच्चे उसके धीरे बड़े हो रहे होते हैं, तो पिता जब दबाव बनाते हैं, तो वह कुवैत से वापस भारत आ जाता है। लेकिन इसी बीच जब वह कुवैत में रह रहा होता है, उसी दौरान वह कुछ नशेबाजों के भी संपर्क में आ जाता है, जिससे वो नशा लेने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, शराब का आदी हो जाता है। जब वो पंजाब आ जाता है, तो यहाँ भी वो नशे की लत नहीं छोड़ पाता है। वह शराब पीता रहता है, जिस बारे में उसके पिता उसे कई बार समझाते हैं। कई बार लड़ाई भी होती है। लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाती है कि पिता कई बार सोच लेता है कि उन्हें ऐसे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। फिर उनको लगता है कि उनका इकलौता पुत्र है, आज न सही जमीन जायदाद तो उसी को देनी पड़ेगी। यह सोचकर उसके पिता फिर उसकी गलतियों को माफ कर देते थे।
लेकिन उसकी नशे की आदत नहीं जा रही थी। उसकी पत्नी से भी उसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि पत्नी भी उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। जब उसकी आदतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो एक दिन उसके पिता उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। उससे कह देते हैं कि वह उनको अपनी जमीन जायदाद में सब बेदखल कर रहा है, उसको जहां जाना हो वहां जाए। क्योंकि कुवैत से आया होता है तो उसके खाते में पैसे भी होते हैं, तो कुछ दिन तक तो वो बिना किसी को कुछ कहे अपना जीवन यापन करने लगता है। रोज शराब के नशे में टल्ली होकर घूमता रहता है। लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म होने लगे तो उसने सोचा क्यों ना कुछ अब काम किया जाए। वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में, चूंकि बाल बनाने का काम जानता था, तो वो काम करने लगता है। उसको दिहाड़ी में जो भी काम मिल जाता था वो काम करने लगता था। चूंकि उसको शराब की लत थी, वो शराब पीने के लिए कमाना ही चाहता था। अगर वो नहीं कमाता तो उसको शराब नहीं मिलती, और अगर उसको शराब या नशा नहीं मिलता था तो वो बेचैन हो जाता था। इसी बीच में वो कुछ ट्रक वालों के, लॉरी वालों के संपर्क में भी आता है। उनके साथ में बाहर कहीं घूमने भी चला जाता था, तो वो देखता था कि लॉरी ट्रक वाले रास्ते में कहीं ना कहीं रुककर कुछ ना कुछ अनैतिक कार्य करते थे। कहीं ना कहीं किसी ने लेडीज को अपने गाड़ी में बिठा लेते थे, उससे संभोग करते थे। वो यह सब देखा करता था। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में खुराफात सूझने लगती है, क्योंकि वह दुबई और कुवैत में समलैंगिक संस्थाओं के संपर्क में रह चुका होता है, समलैंगिक लोगों के संपर्क में रह चुका होता है। तो वह सोचता है क्यों ना इसी को धंधा बना लिया जाए, ताकि 2 पैसे की इनकम भी होने लगे। यही सोचते हुए अपने पत्नी के लहंगे व उसका जो भी मेकअप का सामान होता है वह ले आता है, और रात को लहंगा पहनकर औरत के तरीके से सज धज कर वह रोड के किनारे खड़ा हो जाता। ट्रक वालों को, गाड़ी वालों को जिनको हाथ देता है, अगर कोई रोक देता तो उनके साथ उनकी गाड़ी में सवार हो जाता था। सवार होने के बाद वह इस तरह से हाव भाव प्रदर्शित करता था कि वह कुछ अनैतिक कार्य करने जा रहा है या अनैतिक कार्य करना चाहता है। आपस में डील भी हो जाती थी। उसका अपना प्राइज उसने जो रखा था वो 200 रुपये मिनिमम रखा था। 500 रुपये से स्टार्ट होता था, कोई 500 रुपये देता था, कोई 200 देता था। कुछ लोग 200 रुपये में बात करते थे और उसको 50 रुपया देते थे, कुछ 150 रुपये देते थे। कुल मिला के उसका खर्चा इसी तरीके से चल रहा था। उसका शराब का इंतजाम उसका हो जाता था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब रामस्वरूप एक शराब का बहुत बड़ा लत्ती बन चुका था। शराब उसके नस नस में समा चुकी थी। वह शराब न मिलने पर बेचैन हो जाता था। वह पूरे दिन और रात शराब के नशे में टुन रहता था, शराब के नशे में रहता था। इस बीच वह क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता होता था। इसी बीच पुलिस को एक अभियुक्त की तलाश थी जिसका नाम मनिंदर सिंह था। मनिंदर सिंह का मोबाइल पुलिस ने सर्विलांस में लगा रखा था। क्योंकि मनिंदर सिंह को पुलिस ढूंढ रही होती है और मनिंदर सिंह नहीं मिलता है। फिर पुलिस को जानकारी होती है कि 28 अगस्त को जंगल में एक लाश मिलती है, जो कि मौड़ा टोल प्लाजा जो होता है उसके पास जो चाय की दुकान ये होता है मनिंदर, ये लाश उसकी होती है। क्योंकि पुलिस उस मनिंदर सिंह को ढूंढ भी रही होती है, इसी बीच में उसकी लाश मिल जाती है। तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। नंबर सर्विलांस पर लगा होता है। अचानक एक दिन फोन उठ जाता है। पुलिस सर्विलांस के जरिए उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसने उस फोन को ऑन किया था या जो उस फोन को उस समय रख रहा था। पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है तो बताता है कि सर ये फोन मेरा नहीं है, ये फोन मैंने सेकेंड हैंड लिया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया फोन ले सकूं। यह सेकेंड हैंड फोन मैंने लिया है, मेरी सिम पड़ी हुई है। जब पुलिस उससे काफी पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसको फोन एक महिला ने दिया था। उसने कहा था ये पड़ा हुआ मिला है, बहुत सस्ते में दे रही हूँ, इसको ले लो, तो मैंने ले लिया। अब पुलिस ये सोच रही थी कि मनिंदर सिंह की हत्या में हमने अभियुक्त को पकड़ लिया है। लेकिन जब वह व्यक्ति इस तरह की घटना बताता है, ये बात बताता है, तो पुलिस चौंक जाती है कि हत्या करने वाला कोई और है। अब पुलिस उस व्यक्ति से जिसने उसको मोबाइल बेचा था उसका स्केच बनवाती है। वह लगभग वैसा ही हुलिया बता देता है जिस व्यक्ति ने उसको फोन दिया था। वह एक बात और बताता है कि एक बात खास थी कि जिस महिला ने उसको फोन दिया था उस महिला के हाव भाव पुरुष की तरीके से थे। ऐसा लग रहा था कि उसने मेकअप कर रखा है।
वह किन्नर के तरीके से प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो महिला के वस्त्र पहने हुए था। पुलिस अब ये सुनने के बाद में चौंक जाती है। अब धीरे धीरे जो तफ्तीश होती है वो आगे बढ़ने लगती है। जो स्केच बनवाया जाता है वो आसपास के एरिया में सर्कुलेट कर दिया जाता है, जगह जगह उसके पर्चे छपवा दिए जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं। आखिरकार पुलिस को गुप्तचर के द्वारा सूचना मिलती है कि इस शक्ल से मिलता जुलता एक शख्स होशियारपुर में चौराहे पर खड़ा है। पुलिस जब जाकर उसको पकड़ती है तो उसकी शक्ल हूबहू जो स्केच बना हुआ था उससे मिलती जुलती होती है। पुलिस उस शख्स को पकड़कर थाने ले आती है। जब उससे धीरे धीरे थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर उससे जब उस मर्डर के बारे में पूछा जाता है तो कुछ अन्य भी जानकारियां निकल के आती हैं, जिसको सुनने के बाद में पुलिस और पुलिस के उच्च अधिकारी चौंक जाते हैं कि अनजाने में ही सही उन्होंने एक सीरियल किलर को पकड़ लिया है, जिसने एक नहीं 11 हत्याएं कर चुका है, जो उसको याद है। इसके अलावा उसने कितनी हत्याएं की हैं उसको ये याद नहीं। जब पुलिसकर्मी और कुछ मीडिया कर्मी उससे पूछताछ करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वह बताता है कि उसको पैसे की कमी के कारण वह ट्रकों के सामने या लारियां जो भी आती थी उनको हाथ देकर उनसे लिफ्ट मांगता था, उनसे हाव भाव प्रदर्शित कर ये महसूस कराता था कि वह क्या उसके साथ अनैतिक कार्य करना चाहता है। अगर कोई तैयार हो जाता था तो डील शुरू हो जाती थी। डील 500 रुपए से स्टार्ट होती थी, 200 रुपए में तैयार हो जाता था कभी कभी वो। लेकिन कुछ लोग उसको इस तरह के भी मिलते थे कि अगर 200 रुपए में उससे डील की है और अपना काम करने के बाद में वो उसको 50 रुपए देते थे या 150 रुपए देते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो धक्के मारकर उसको बाहर निकाल देते थे। वो 1.5 साल से ये काम कर रहा होता है। इस बीच में उसने कितना इस तरह का कृत्य किया है उसे खुद नहीं याद है। उसका एक कार रोज का होता था और रोज ट्रक के सामने रोड पर खड़ा होता था। रोज उसके साथ में इस तरह की वारदात होती थी। वह रोज इस तरह की वारदात को अंजाम दिया करता था। लेकिन इसी बीच में जो उसके साथ में पैसे की डील जो हुई होती है, अगर वो डील के हिसाब से पैसा नहीं देता था तो उसका वो खून कर देता था, मर्डर कर देता था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया उससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। रामस्वरूप उर्फ रूपा, रामस्वरूप वो दिन में रहता था और जब वो महिला का वेश धारण कर लेता था तो रात में रूपा बन जाता। दिन में उसका व्यक्तित्व पूरा पुरुष की तरीके से रहता था, रात में सज धज कर वो बिल्कुल महिला के रूप में बन जाया करता था। जून 2023 में उसने सबसे पहले एक ट्रक वाले को जब हाथ दी, ट्रक वाले ने ट्रक रोकी तो उससे उसकी डील 200 रुपए उसने डिमांड की, लेकिन ट्रक वाले ने उससे 100 रुपए के लिए कहा। आखिरी में 150 रुपए में उसकी डील तय होती है। कुकर्म करने के बाद में जब वो 100 रुपए मांगता है तो वो ट्रक ड्राइवर रुपए देने से मना कर देता है। जब उनमें बहस होने लगती है तो वो ड्राइवर उसको गाड़ी से नीचे उतार देता है। लेकिन जब रूपा उससे लड़ने लगती है या रूपा उससे लड़ने लगता है, रामस्वरूप उससे लड़ने लगता है, तो वो गाड़ी में बिठा के कहता है अच्छा बैठो, अभी हम लोग बात करते हैं। बात करते करते जब उस डील नहीं बनती है तो रामस्वरूप, जो उस समय अपने सर पे एक मुफल बांध के चलता था, क्योंकि रामस्वरूप ने यह भी स्वीकार किया है कि कभी भी उसने किसी हथियार को हाथ नहीं लगाया। उसका हथियार मुफरल रहता था या मौके वारदात में जो भी चीज मिल जाया करती थी वही उसी को अपना हथियार बना लेता था। तो उस दिन उसके पास में जो मुफरल उसने बांध रखा था, स्कार्फ बांध रखा था, उसी स्कार्फ से उस ट्रक ड्राइवर का गला घोट देता है। गला घोटने के बाद में उस ट्रक ड्राइवर के कपड़े उतार कर उसकी पीठ पे पंजाबी भाषा में लिख देता था कि धोखेबाज। और इसके बाद में उस पर कपड़ा डालकर वो उसके पैर छूता था। पैर छूने के बाद मुझसे माफी मांगता था, कहता था कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन अचानक उससे ये काम हो गया, वह इसके लिए उसे माफ कर दे। पैर छूकर वो काफी देर अफसोस करता था। यह उसकी पहली हत्या थी जो उसने डील को ना मानने वाले के साथ की थी। अब उसके अंदर एक हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि वो लाश रोड किनारे मिलती है, पुलिस उस पर छानबीन करती है। 1.5 साल तक उसका कोई भी इसमें जानकारी नहीं मिल पाती है कि उसका मर्डर क्यों किया गया था, कैसे हुआ था। पुलिस की फाइलों में वो केस दब के रह जाता है। लेकिन रामस्वरूप उर्फ रूपा के हौसले बढ़ जाते हैं। अब रामस्वरूप रात में महिला बनकर ट्रकों को रुकवाता। जो ट्रक वाले उसकी डील के हिसाब से उसको पैसे दे देते थे उनको वो जाने देता था।
जो उसके साथ में आनाकानी करता था उनको किसी ना किसी रूप में वो मार देता था गला दबाकर। मारने के बाद में लाश के पैर छूता था, वहीं छोड़कर वो चला जाता था। पुलिस को डेड बॉडियां मिलती थी, लेकिन पुलिस विवेचना कर ये नहीं पता कर पा रही थी कि आखिर इनकी हत्याएं क्यों और कैसे हो रही हैं और कौन कर रहा है। लेकिन रामस्वरूप की एक गलती ने उसको पुलिस तक पहुंचा दिया। हुआ है कि मौड़ा टोल प्लाजा के पास में एक चाय की दुकान थी। रामस्वरूप रूपा बनकर उस चाय की दुकान पर जब जाता है तो उस चाय की दुकान पर मनिंदर सिंह नाम का व्यक्ति उसको मिलता है। हाव भाव से वह एक दूसरे को समझ जाते हैं और उनमें डील तय हो जाती है। डील तय हो जाने के बाद में थोड़ी दूर आगे जाकर वो एक जंगल में कुकर्म करते हैं। और जब रामस्वरूप उर्फ रूपा मनिंदर सिंह से डील के पैसे मांगता है तो मनिंदर सिंह पैसा देने से मना कर देता है। शराब के नशे में और गुस्सा हुए रामस्वरूप उर्फ रूपा मनिंदर का गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देती है। और यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती, अभी तक किसी भी हत्या में रामस्वरूप ने जितनों को मारा था सिर्फ उनसे रुपए ले लेता था, उसकी जेब में जितने रुपए पड़े होते थे वो ले लेता था, लेकिन किसी का मोबाइल फोन या अन्य सामान को नहीं लेता था, जिस कारण से पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस मामले में मनिंदर सिंह का मोबाइल ले लेता है और मोबाइल लेने के बाद में वो दुकान पर बेचने चला जाता है। जहां पर उसको एक शख्स मिलता है, वो बताता है कि ये मोबाइल उसको पड़ा हुआ मिला है, उसे पैसे की जरूरत है, सस्ते में दे रहा है और वो मोबाइल उसे सस्ते में बेच देता है। अब मोबाइल में जैसे ही व्यक्ति सिम अपनी डालता है, सर्विलांस लगा हुआ मोबाइल तुरंत पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जहां से इस घटना का राजफाश हो जाता है। रामस्वरूप और रूपा पुलिस के सामने और कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर करता है। वह बताता है कि जहां पर वह घटना करता था 2 महीने तक उस घटना स्थल के आसपास वो नहीं जाता था। उसने यह भी बताया कि वह नशे का इतना आदी हो चुका है कि उसने कितनी वारदातें की हैं उसे खुद याद नहीं है। 11 तो वो हैं जो उसको लगभग याद हैं, अब उसे यह भी याद नहीं कि वो किस तरह की और कौन कौन सी घटनाएं कर चुका है। उसने जो भी घटना स्थल जो उसको याद थे उसने बताया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि हाँ, इन 1.5 सालों के बीच में यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी, लेकिन पुलिस की विवेचना में उसकी हत्या करने वाले तक वो नहीं पहुंच पाती है। वह केस फाइलों में दब के रह जाता है। लेकिन रामस्वरूप की गिरफ्तारी होने के बाद में पुलिस बराबर उससे पूछताछ कर रही है कि उसने वारदातें कहाँ कहाँ की हैं। पुलिस हर थाने में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने मिसिंग केस दर्ज हुए हैं जिनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितने भी मर्डर करता था उनकी पीठ पर वह धोखेबाज जरूर लिख देता था, क्योंकि उसका यह मानना होता था कि जो एक बार डील हो चुकी है, अगर उसने डील के हिसाब से पैसे नहीं दिए तो वह धोखेबाज है। पुलिस उसको लेकर बराबर पूछताछ कर रही है। कहानी में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो कमेंट जरूर करें। आगे इसके साथ में क्या क्या होता है, क्या अपडेट होता है, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।